गुजरात के कई क्षेत्रों में फ्लोराइड हुआ करता था, आज तो नहीं है। जल संचय अभियान मोदी जी ने चलाया और गुजरात के अंदर फ्लोराइड निकल गया है। परंतु उस वक्त मैंने देखा था कई युवा 25 साल की उम्र में उनके बाल सफेद हो जाते थे, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। फ्लोराइड का असर उनको अकाल वृद्धत्व देता था और देश के 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी आज भी भाग्य में नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम किया, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से देश के 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प किया। और मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा लोग बंगाल का इसको फायदा होने वाला है। मित्रों, हमने दूसरा काम किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। राहुल बाबा जब चुनाव में घूमते थे, किसानों का ऋण माफ करो, किसानों का ऋण माफ करो। लोक लुभावन वादे करने में कांग्रेस का कोई स्पर्धा में जीत ही नहीं सकता। मगर मैं आज बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं कि यूपीए ने 10 साल में एक बार किसानों का ऋण माफ किया, 3.5 करोड़ किसानों को 60,000 करोड़ रुपया माफ किया। वो कहते हैं, आंकड़े कुछ और है, मगर इनका दावा मान भी ले तो 3.5 करोड़ लोगों को 60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया। राहुल बाबा, ध्यान से मेरी बात सुनना जरा। और मोदी जी ने हर किसान को 6,000 रुपया देने की बात की। 9.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपया पहुंच गया है और हर साल 6,000 रुपया पहुंचना। मगर फिर से बंगाल वाले आप ताली मत बजाएं, क्योंकि किसानों का सूची जो राज्य सरकार ने केंद्र को देना चाहिए, ममता दीदी नहीं देती है। उनको डर है कि मोदी जी का 6,000 रुपया आ जाएगा तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे ममता जी, राजनीतिक लड़ाई लड़ लेंगे, काहे को बंगाल के किसान को आप दुखी कर रही हो? वो बेचारे साइक्लोन का मारा हुआ है, कोरोना का मारा हुआ, उसको 6,000 रुपया चाहिए। आप क्यों बीच में रोड़ा बनी हो? एक सूची भेज दो। मैं आपको कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं, शनिवार को सूची भेज दीजिए, हम सोमवार को पैसा भेज देंगे, हम तनिक मात्र देंगे। मगर इसमें आप राजनीति मत करिए, ऐसा मेरा कहना है। हमने छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर और श्रमिकों के लिए पेंशन की योजना की, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया, अलग से मछुआरा विभाग बनाया, जिसका सबसे बड़ा फायदा बंगाल को भी हो सकता है। और तीनों सेनाओं के बीच में अगर युद्ध आता है, आपातकाल आता है या रणनीति बनानी है, सैन्य की तैयारियां करनी है, सैन्य को सुसज्ज करना है, आधुनिकीकरण करना है, सब चीजों के लिए एक कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की योजना तो अटल जी के समय में बनी, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। 2019 में मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन कर दिया और आज सीडीसी काम कर रहे हैं और हमारी सेनाओं को आधुनिक करने का अभियान आज चल रहा है। वन रैंक वन पेंशन की मांग भी हमने पूरी कर दी। और आरसीईपी एक ऐसा संवाद, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी समझौता मनमोहन सिंह जी ने जो शुरू किया था, अगर आरसीईपी हो जाता तो देश का छोटा व्यापारी, लघु उद्योग, छोटे उद्योजक और किसान, मछुआरे सभी परेशान हो जाते, बर्बाद हो जाते। जब ये बात मोदी जी के सामने आई, तब आरसीईपी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी की भूमि से आता हूं, गरीब किसान, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योजक को इनके हितों के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पशुपालक और मछुआरों के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए मेरी आत्मा मुझे परमिशन नहीं देती है कि मैं आरसीईपी पर दस्तखत करूं। और विनम्रता के साथ आरसीईपी से भारत बाहर हो गया और आज देश के करोड़ों किसानों को मदद करने का काम आरसीईपी के माध्यम से हुआ है। हमने आदिवासी भाइयों के कल्याण के लिए 400 नए एकलव्य स्कूल बनाए और इसके माध्यम से आज वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, इसी एक साल के अंदर कोरोना का संकट आया, वैश्विक महामारी आई। कोरोना का संकट आया तब मैं पहले क्या होता था बताना चाहता हूं। पहले भी कई आपदाएं आई हैं, कुदरती आपदा पहली बार भारत में नहीं आई है, कोई महामारी भी पहली बार नहीं आई। पहले महामारी आती थी तो सरकारें लड़ती थी, अच्छे से लड़ती थी,
मैं ना नहीं कहता, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ही अच्छे से लड़ी, पहले की सरकारें भी लड़ी, मगर फर्क ये था कि पहले सरकारें लड़ती थी। मोदी जी ने इस प्रकार से महामारी के खिलाफ देश को तैयार किया कि आज नरेंद्र मोदी सरकार तो लड़ ही रही है, सभी राज्य सरकारें भी लड़ रही है और साथ में 130 करोड़ की जनता भी महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट है। ये नेतृत्व का प्रभाव होता है। जब मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, दुनिया के लिए अचंभा था कि एक भी पुलिस के इंटरफियरेंस के बगैर 130 करोड़ के देश में कर्फ्यू कैसे हो सकता है। सबको आश्चर्य था। जब देश ने आह्वान को माना और देखा, कई टीवी चैनलों ने भी दिखाया कि रोड सुनसान पड़े हैं, कोई व्यक्ति घर के बाहर नहीं, बच्चों को मिलने आ रहे थे, कोरोना संकट में अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनकी ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया। हमने उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया। ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस कहा। ममता दीदी, ये कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, ये कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के बाहर पहुंचाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी बन जाएगी। ये मजदूर भूलेगा नहीं कि इसके संकट के समय में घाव पर नमक छिड़कने का काम आपने किया। मित्रों, मैं आज बंगाल की जनता को यह भी कहने आया हूं, यही बंगाल है जो एक समय पूरे देश को रास्ता दिखाता था। चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, समाज सुधार की बात हो, धार्मिक आंदोलन हो, देश को आजाद करने की लड़ाई लड़नी हो, देश के कानून को व्यवस्थित करने की लड़ाई लड़नी हो, हर क्षेत्र के अंदर बंगाल देश का नेतृत्व करता था। एक जमाने में कहा जाता था, बंगाल जो आज सोचता है, देश 50 साल बाद वो सोचता है। आज बंगाल को क्या होगा? जिस बंगाल से आजादी के नारों का सूत्रपात होता था, जहां वंदे मातरम की रचना, जहां जनगण मन लिखा गया, वो आज बंगाल को क्या होगा? जहां शांति निकेतन का अस्तित्व है, नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात हुई, रामकृष्ण और विवेकानंद का एक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का आंदोलन चला, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जो बंगाल को सोनार बांग्ला कहते थे, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देती थी, गूंज सुनाई देती थी, वो बंगाल आज बम के धमाकों से दहल कर रह गया है। गोलियों की आवाज, लोगों की चीखों से, हत्याओं से सुन्न रह गया है। कौमी दंगों से इसकी आत्मा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। सर्वधर्म समभाव के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बंगाल का दिया जाता था। वो बंगाल को तुष्टीकरण की ओछी राजनीति कर किसी एक समुदाय के लिए ही प्रायोरिटी देने का काम आज बंगाल के अंदर हो रहा है। सोनार बांग्ला के जगह कम्युनिस्ट पार्टी पहले 2.5 दशक तक और अब 1 दशक तक तृणमूल कांग्रेस बंगाल को गरीबी की दिशा में ढकेलने का काम कर दिया है। भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, सत्ता, स्वार्थ, सिंडिकेट, संपत्ति, ये 4 एस के आधार पर तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाई इस प्रकार का शासन किया है। मित्रों, मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि क्या राजनीतिक हिंसा कभी बंगाल का आभूषण बन सकता है क्या? राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम हिंसा हो सकती है क्या? किसी की रैली न करने देना, किसी से बात। अब ममता जी, अब क्या करोगी? चलो, हम तो वर्चुअल रैली से बंगालियों से बात कर रहे हैं, अब आप क्या करोगी? रोड लोग रोक देंगे, हेलीकॉप्टर रोक देंगे। ममता जी, आप परिवर्तन को नहीं रोक सकती। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए, जाने गई, कई सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, ये लोकतंत्र है क्या? पत्रकारों पर फर्जी एफआईआर लगाई जाती है, प्रचार माध्यमों को मजबूर किया जाता है कि पत्रकारों को निकाल दो क्योंकि वो दीदी के खिलाफ लीड रहे हैं। होमगार्ड को एक पार्टी की सेना बनाकर रख दिया। ये बंगाल को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने की दिशा में बंगाल की जनता को पूछने आया।
और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी, हिंसा का कीचड़ जितना फैला होगी, भाजपा का कमल इतना ही प्रदीप्त होकर बाहर। हम हिंसा से डरने वाले लोग नहीं है। बलिदान का मेरी पार्टी का इतिहास है। मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया है, संस्कार हमें दिया है। आप हमें रोक नहीं सकती, आप हमें दबा नहीं सकती। बंगाल की जनता से संवाद करने से हमें रोक नहीं सकती हो मित्रों। और कितना भ्रष्टाचार, हा, भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं रही। इतना भ्रष्टाचार कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊं। ढेर सारे भ्रष्टाचार के किस्से मेरे पास है, वो सब तो ठीक है, मगर आप अम्फान, तूफान और कोरोना में भी अगर भ्रष्टाचार करते हो तो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी चरमरा है। बीजेपी के सांसदों पर केस